एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैमरा ब्लर हो रहा था, इस वजह से मैंने चेक किया। कंठामृत जी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्ण व्यवस्था, वर्णमाला और उसकी ध्वनि व्यवस्था। तो आइए पुनः आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं हिंदी की वर्ण व्यवस्था पर। तो हम बात कर रहे थे कि वर्ण जो हैं उन्हें हमने 3 रूपों में वर्गीकृत किया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाद ध्वनियों के रूप में। जल्दी से आप आ जाइए, पुनः जल्दी से आइए। चलिए, आप आ नहीं पा रहे हैं, तेजी से आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, व्यंजन व्यंजन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट्स। और अयोगवाद के लिए मुझे जानकारी नहीं है क्या शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन उनके यहाँ होते हैं। तो हालांकि यहां भी कुछ नहीं, बस हम जोड़ के दिखाने की आपको कोशिश है। चलिए, अब बात करेंगे कि हम स्वर किसे कहते हैं। वर्णमाला पर हम आ चुके हैं, स्वर किसे कहते हैं और फ्लो चार्ट भी हम बनाते जाएंगे, ठीक है ना। छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, स्वर किसे कहते हैं। देखिएगा, यहां हम हेडलाइन ले रहे हैं स्वर की। किसे कहें हम स्वर? स्वर ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण होता है। बिना यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारण। अब आप देखिएगा ये कैसी परिभाषा हुई। बिल्कुल यही सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा व्याकरण है ना, जिस व्याकरण को आप पढ़ रहे हैं ना, भाषा पहले है उसके बाद व्याकरण है। व्याकरण ने प्रवृत्तियों को समझा, व्याकरण के जानकार व्याकरणों ने प्रवृत्तियों को समझा और उसके बाद वे लिखे। यानी भाषा पहले है, व्याकरण बाद में। स्पष्ट कीजिएगा आप अपने मन मस्तिष्क में, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिन ध्वनियों का होता है, जिन वर्णों का होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं। किसमें? उच्चारण में। आवश्यकता नहीं किसमें? उच्चारण करने में, ठीक है ना। कई लोग चले गए, तेजी से आइए। देखिए, लाइव स्ट्रीम का ये नुकसान होता है, ये ब्लर हो रहा था, इसको रोकना पड़ा। चलिए, अब आप देखिए कि इनकी संख्या की दृष्टि से ये जो स्वर हैं, ये कौन कौन से स्वर हैं, संख्या कितनी है इनकी। तो पहले तो देख लीजिए ये स्वर कौन कौन से हैं। अभी अ, आ, इ, उ, ऊ। उच्चारण भी मेरा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा भी उच्चारण गलत हो तो आप मुझे बताइए। अ, आ, इ, उ, ऊ। अब यहां थोड़ी सी
ध्यान रखने की बात और है कि उ के बाद हमें एक और ऐसा रे रे ए आई ओ आओ, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल संख्या इनकी कितनी है? 11। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे स्वर। अब आइए व्यंजन। व्यंजन देखिए, व्यंजन देखिए, इनकी जो संख्या है वह 33 मानी गई है। 33 इनकी संख्या 33 यानी 33 मानी गई है। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, इसका क्या अर्थ निकला? स्वरों की सहायता से। ठीक है ना, इसका अर्थ यह निकला कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन ध्वनियां स्वतंत्र नहीं होती। इसका मतलब ये निकला। ठीक है ना, अब इनकी जो संख्या है उसके आधार पर इनका जो वर्गीकरण है, लंबा चौड़ा वर्गीकरण है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर, और जो हवा में गर्मी जो मुंह से निकलती है हवा, यानी प्राणवायु या श्वास जिसे कहते हैं, उसकी जो ताप होता है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनकी संख्या 33 बताई गई है। कितनी? 33। कैसे? छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, और उस चार्ट से आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए उसको। देखिए, देखिए इनको कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है। आप देखेंगे इसके वर्गीकरण के संदर्भ में, व्यंजनों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो वर्गीकरण हमें मिलता है, ये जो व्यंजन है, यहां देख लें इसका फ्लो चार्ट तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि एक तो वे जिन्हें हमने मूल व्यंजन कहा, ठीक है ना, और इन्हीं मूल व्यंजन की संख्या हमने यहां लिखी है 33। ठीक है ना। दूसरे वे व्यंजन जिनको हमने अंतःस्थ व्यंजन कहा,
अंतःस्थ माने भीतरी स्थल से निकलने वाले, यानी स्वर और व्यंजनों के जो स्थान हैं उच्चारण के, उनके बीच से निकलने वाले, ठीक है, अंतःस्थ। और तीसरे वे हैं जिन्हें हमने कहा ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। इनकी संख्या भी यहां लिख देता हूं ताकि आपको अभी से याद होना शुरू हो जाए। अभी से याद होने के क्रम में आप देखेंगे थोड़ा सा और यहां संशोधन की जरूरत महसूस हो रही है मुझे। थोड़ा सा और संशोधन कीजिएगा। मूल व्यंजन, फ्लोचार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी आई। अन्य व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या 33, क्योंकि एक कॉलम छूट गया था स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन वाला, ठीक है। आप सुधार कर लीजिए। अन्य तो हम अतिरिक्त हैं ये, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं, ठीक है ना। 11 तो स्वर आप पहले ऊपर देख ही चुके। मूल व्यंजन में सबसे पहले देखिएगा स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। दूसरे आप देखिएगा अंतःस्थ व्यंजन। अब ठीक है, थोड़ा सा एक ये छूट रहा था फ्लोचार्ट में, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतःस्थ वे व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन के बीच से निकलते हैं। ये संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है। आएंगे इन पर तो देखिएगा 25 योग 4 कुल 33 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम जब 33 व्यंजनों की बात कर रहे थे तो सबसे पहले जो ये हमने चार्ट बनाया था, तो ये जो फ्लो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं, ये जो है हम वर्गीय व्यंजनों का फ्लो चार्ट यहां दे रहे हैं आपको। कौन से व्यंजनों का? वर्गीय व्यंजनों का फ्लो चार्ट, वर्गीय व्यंजनों का फ्लो चार्ट। इनको हमने वर्गों में बांट रखा है। आप देखिएगा कि यहां तो हम नाम लिखेंगे उस वर्ग का, 1 2 3 4 5, कुछ और बातें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए, तो ये है वर्गीय व्यंजनों की बात कर रहे हैं हम। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर जहां से ये निकलते हैं उनके आधार पर ये नामकरण किया गया है, और जो वर्ग बना उसके पहले कॉलम को ले लिया गया, पहले स्तंभ को ले लिया गया, उसके आधार पर भी वर्गीकरण कर दिया गया। देखिए, गले में जो उच्चारण होने के स्थान है कंठ, सामान्य तौर पर इसको कंठ कह देते हैं। और ये जो वर्ग बना हुआ बना क वर्ग, कौन सा वर्ग बना? क वर्ग, क वर्ग। इस कंठ या कवर की जो ध्वनियां हैं आप देखिएगा, क, ख, ग, घ, ङ, ङ, ङ। अब आइए आगे, कवर्ग से आगे चल रहे हैं, 5 हैं ये। देखिएगा, कवर्ग से आगे चल रहे हैं हम,
तालु ध्वनि की तरफ चल रहे हैं और ताल ध्वनि जो है, ताल ध्वनि तालव्य कही जाती है। च वर्ग आएगा च, छ, ज, झ, छ, छ, ज, झ, य, और फिर उसके बाद क, च, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर उसके बाद दंत क, च, ट, त, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, फिर उसके बाद आया प वर्ग, कोष्ठ, होठों के सहारे, प वर्ग। देखिएगा प, ह, ब, भ, म, ठीक है ना। अब ये सही हो गया फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट शुद्ध रूप में देख लीजिए अच्छे से। इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हमने एक वर्ग में कहा है, लिखा है क, च, ट, त, प, च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य है। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जिसकी पहले हम वीडियो दे चुके हैं, इसको कहते हैं हम पंचम वर्ण। क्या कहते हैं इसको हम? पंचम वर्ण। यहां थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, पंचम वर्ण। ये जो पंचम वर्ण होता है, इसे अनुस्वार में भी लिखने की परंपरा है, यानी बिंदी के रूप में लिखने की परंपरा। बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में लिखने की परंपरा है, ठीक है ना। एक बार पुनः देख लेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कहे जाते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों में पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में, यानी किसी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लिखने की परंपरा है। उसका नियम, उसके संबंधित बातें पिछले वीडियो में आ चुकी हैं। तो अब और कुछ बातें हम लेंगे, और कुछ बातें हम लेते हैं। आते हैं अब अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। सबके नीचे हल चिन्ह लगा दीजिए। ये जो चार व्यंजन हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये भी तो कहीं से या किसी के निकट से उच्चारित होते होंगे, तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, उसके हिसाब से भी अगर इन अंतस्थ व्यंजनों को देखा जाए तो कहां फिट बैठेंगे, ये बात। तो उस नजर से अगर देखें हम, तो आप देखेंगे कि ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं, अगर इस खाने में भी फिट बैठाने की कोशिश की जाए, तो यहां पर यहां पर र, और
यहां पर ल, वह कहां जाएगा, वह जाएगा यहां पर। ठीक है ना। अब आइए ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलने वाली हवा अन्य व्यंजनों के उच्चारण करते समय कुछ गर्म होती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या यहां पर लिखी हुई है 4। देखिए 4 कौन कौन से हैं वे ऊष्म व्यंजन? वे ऊष्म व्यंजन हैं श, कुछ लोग इसका उच्चारण ख की तरह करते हैं, इसका उच्चारण विस्मृत हो गया है, भुला गया है, भूल गया है। श श, कुछ लोग इसी की तरह उच्चारण करते हैं, श श स और हा। ये जो व्यंजन हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप देखिएगा कि ये जो ऊष्म व्यंजन है, अगर इस वर्गीय व्यंजनों से तुलना की जाए, निकटता देखी जाए, तो वह भी किसी न किसी सांचे या खांचे में फिट बैठ सकते हैं। अलग रंग से लिखता हूं उन्हें, उनसे किसी न किसी से निकटता है उनकी। तो एक तो ये कि ह की निकटता क वर्ग वालों से है, ठीक है ना। ह की निकटता क वर्ग वालों से है, और फिर श की निकटता जो है तालु वालों से है ये, और फिर इसकी निकटता मूर्धा से है, और स दंत्य स कहते हैं इसको, तो इसकी निकटता इससे है, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखें तो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। वर्गीय व्यंजनों में भी इनको हमने अंतस्थ को और ऊष्म व्यंजन को रखकर देख लिया। य र ल व, इनके भी नीचे हल चिन्ह लगाइए, और यहां भी हल चिन्ह लगाइए, ठीक है ना। यहां भी हल चिन्ह लगाइए। ये तो इस तरह हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा, और व्यंजनों के वर्गीकरण के क्रम में अब हमने एक बात छोड़ दी थी, अन्य व्यंजन। मूल व्यंजनों की बात हो चुकी है, मूल व्यंजनों की बात हो चुकी है, और इस तरह स्वर और व्यंजन मिलाकर हमारे यहाँ जो कुल संख्या बनती है वर्णमाला में, कुल वर्ण देख लीजिए 11 और 33। अभी बहुत तरह की बातें शेष हैं। 44, अभी बहुत तरह की बातें शेष हैं। अब आगे देखें अन्य व्यंजनों में, तो कुछ और भी व्यंजन हैं। अन्य की बात कर रहे हैं हम, इनकी देखें। कुछ जो व्यंजन हैं उनकी बात और कर लें। इसका वर्गीकरण हम इस तरह से करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन,
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में दो व्यंजन आते हैं। ये दो कौन कौन से हैं? नीचे बिंदी लगी हुई है, अड़ा, गाड़ी, खड़ा। यहां पर ये आप बिंदी को प्रयोग में लाएं। ढ, ढ के नीचे बिंदी, ढ। देखिएगा, ढ, ढ, ढ। चढ़ा, छत पर चढ़ा। ठीक है ना? तो इस तरह से देखें। अब और देखें इस बात को आगे। एक और वर्गीकरण है इसी अन्य व्यंजनों में, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, संयुक्त अक्षर। इनमें हम किसको शामिल करते हैं? क्ष। और ये जो मिलकर बनता है क और श से, संयुक्ताक्षर। फिर त्र। त्र जो है हमारा त और र से मिलकर बनता है। ठीक है। फिर ज्ञ। ज्ञ पर बात कर लें। ज्ञ हम कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण नहीं है, क्योंकि जिन वर्णों से मिलकर बनना है वह देखिएगा, ज और य। तो ये ज्ञ होना चाहिए, पर पता नहीं कब ये घिसावट हो गई जिसने ज्ञ ने ज्ञ का रूप ले लिया, और हम आज उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला देखिएगा, श्र। श्र को देखिएगा, श और र। श्र देखिएगा कि ये जितने भी हैं, ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, दो से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर कहा गया। और जो ये बन रहे हैं क, श, तो ये कहीं ना कहीं आ चुके हैं, इसलिए इस 44 की गिनती में हम नहीं जोड़ते। ठीक है ना? उत्क्षिप्त व्यंजन भी अपभ्रंश काल की ध्वनियां हैं। कौन से काल की ध्वनियां हैं? अपभ्रंश काल। हिंदी का एक दौर है जिसको हम अपभ्रंश काल कहते हैं, उस काल की ये ध्वनियां हैं। कुल टोटल की बाद में बात करेंगे, अभी हिंदी के मूल ध्वनियों की, मूल वर्णों की बात करें तो 44 ही रखिएगा। अब एक और बात की तरफ आइए, और वो जो तीसरी बात थी, ठीक है ना, या तो उसे अन्य में शामिल कर लीजिए या अयोगवा ध्वनियां। तो अयोगवा ध्वनियां देखिएगा, अयोगवा। अयोगवा ध्वनियां कुछ अलग नहीं है, कोई वर्ण है। इनको हम पहले तो आप ये समझिएगा कि दो रूप में वर्गीकृत करते हैं। किस रूप में अयोगवा ध्वनियों को? एक तो हम उन्हें अनुस्वार कहते हैं, दूसरे हम विसर्ग कहते हैं। एक तो हम उन्हें अनुस्वार कहते हैं, दूसरा वर्गीकरण इनका विसर्ग का है। अनुस्वार और विसर्ग के रूप में हम इन्हें देखते हैं, इन ध्वनियों को, अयोगवा ध्वनियों को। और देखिए इनको,
ये शब्द अयोग वाह को भी और स्पष्ट करके अगर कहीं यहाँ पे देखना चाहे तो ऐसे देखिएगा, अ योग, योजक चिन्ह लगाइएगा, वाह, अयोग वाह, वाह वाहक के रूप में, ठीक है ना। तो अनुस्वार जो ध्वनियां हैं, पहले तो यही समझिएगा कि अयोगवाह ध्वनियां न तो स्वर है न व्यंजन है, लेकिन काम में आती हैं, वाह कुछ क्षमता रखती हैं वे अपनी। तो अनुस्वार में क्या होता है कि कोई वर्ण लिखा है और उसके ऊपर बिंदु लगाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे और विसर्ग क्या है, विसर्ग में क्या होता है कि यहां तो ऊपर बिंदी है और यहां आगे बिंदी, ये दो बिंदी, यहाँ एक बिंदी और यहाँ दो बिंदी, कंफ्यूजन जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। तो ये विसर्ग हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियां अपभ्रंश काल में ही इनका विकास हुआ। हिंदी का जो अपभ्रंश काल है उसमें विकास हुआ इन ध्वनियों का, और इसी अपभ्रंश काल में ये ध्वनियां विकसित हुई। अनुनासिक ध्वनियां पहचान आपको बताएं, चंद्र बिंदु का प्रयोग, ठीक है ना, चंद्र बिंदु का प्रयोग, जैसे चांद, इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो ठीक है, इस तरह से ये अनुनासिक ध्वनियां हैं, इनका अंतर भी है जिसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहां से देखिएगा, पूरा 40-50 मिनट का वह भी वीडियो है। तो ये हमने वर्णमाला में वर्णों को देखा। अब और कुछ बात करेंगे हम, इनको हटाते हैं। भाषा बहता नीर है कहा जाता है, यानी ये विकास की प्रक्रिया में गुजरती रहती है, लगातार गुजरती रहती है। तो इसने और ध्वनियों को भी स्वीकार किया है, वर्णमाला के क्रम में भी आधुनिक व्याकरणों ने और ध्वनियों को भी स्वीकार किया है और वर्णों को भी अपने यहाँ स्थान दिया है। हम उनकी भी बात करना चाहते हैं। हम उनकी भी बात करना चाहते हैं, इसलिए हम और देखेंगे थोड़ी सी बातें, थोड़ी बातें और देखें। आप देखिएगा कि हमने कुछ और व्यंजन हिंदी में स्वीकार किए हैं जो बाहर से लगते हैं या बाहर से आए हैं। विकास की प्रक्रिया में ऐसा हुआ है, विकास की प्रक्रिया में हिंदी ने 8 और व्यंजनों को स्वीकार किया है।
प्रतियोगी स्तर वाले छात्र भी ज्यादा ध्यान देने की बात है ये। देखिएगा वे 8 व्यंजन कौन कौन से हैं। एक तो मराठी से कौन सा व्यंजन हमने स्वीकार किया है, देखिएगा ये। दूसरे अन्य भाषाओं से भी हैं, फारसी से, विद्यालय स्तर पर इन बातों का ध्यान न दिया जाए, लेकिन प्रतियोगी छात्र तो ध्यान देंगे। जैसे क, नीचे लगा है बिंदी, एक नुक्ता जिसे कहते हैं। ख, नुक्ता लगाइए। ग, नुक्ता लगाइए। क ख ग ज, ये ज उच्चारण ही ज ज ज। फ, ये किसका प्रभाव है, फारसी का प्रभाव। फ, यहां आप ध्यान रख लें कि आपको ये क ख ग घ, क ख ग ज और फ तो हिंदी के दिख रहे हैं, पर इनके नीचे नुक्ता लगाने से ये फारसी के हो गए। तो नुक्ता सहित, नुक्ता के बिना नहीं, नुक्ता सहित। अब तीसरी एक और बात, अपभ्रंश से हिंदी का ही जो अपभ्रंश काल विकास की प्रक्रिया मानी जाती है, वहां से ये देखिएगा, गाड़ी, चढ़ा, इस तरह के जो ये बिंदी नीचे लगी हुई है, ड और ढ के नीचे बिंदी लगी हुई है, और आप देखिए कि अब इन सब को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी कुल संख्या हो गई 8। अब अगर इन सबको जोड़ा जाए तब कुल, ध्यान रखिएगा, हिंदी के मूल वर्ण ये क्या है, हिंदी के कुल की जगह आप और स्पष्ट करके लिख लीजिए मूल वर्ण। और अब कुल वर्ण देखें, जो हमने कुछ अन्य भी स्वीकार किए हैं, तो 44 में ये 8 जोड़ने होंगे, 44 में ये 8 जोड़ने होंगे, और इस तरह अब संख्या होगी 52। तो अब तक ये वर्णमाला को हम देख रहे थे। अब वर्गीकरण के और भी प्रकार हैं, और भी भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, और भी इस तरह के जो वो हैं वर्गीकरण के। मुझे लगता है कि अगली कक्षा में लेना चाहिए उन्हें, या आप बताएं, कोई कमेंट करके बताएं, अभी ले लें या अगली कक्षा में ले लें। आप बताएं। मुझे लगता है काफी लंबा काम हो गया, अगली कक्षा में ही ले लेते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इस तरह का वर्गीकरण और रह गया वर्णमाला का, तो उसको अगली कक्षा में ही ले लेते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।